गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। और न्यूज 18 इंडिया देश के नंबर 1 चैनल पर सेंट्रल एवेन्यू जो सेंट्रल विस्टा बनाया जा रहा है उसको लेकर महा कवरेज लगातार जारी है। इस वक्त देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं विजय चौक पर और सामने आपको राष्ट्रपति भवन दिखाई दे रहा होगा और साथ साथ दिखाई दे रहा होगा साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक। दरअसल आज आपको बता दें, हिंदुस्तान के लिए बेहद अहम दिन है। बेहद अहम दिन इसलिए है क्योंकि इतिहास की तारीखों में कुछ जरूरी जो फैक्ट थे वो बदलने वाले हैं और उनके बदलते ही बदल जाएंगी गुलामी के दौर की कुछ निशानियां भी। और क्योंकि आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के कुछ हिस्से का साथ साथ कर्तव्य पथ के कुछ हिस्से का आपको बता दें उद्घाटन होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, तो न सिर्फ ये दिन दिल्ली के लिए बल्कि देश की शान के लिए अहम होगा, साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था, लोकतंत्र और अभिमान के लिए भी अहम होगा। लेकिन आपको बता दें, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये बेहद अहम रास्ता रहने वाला है। आज से पहले हम इसे राजपथ के नाम से जानते थे, लेकिन आज से ये कर्तव्य पथ कहलाएगा। दरअसल राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट तक पहुंचने वाले इस पथ की कहानी 111 साल पुरानी है। 1911 में जब ब्रिटिश हुकूमत ने दिल्ली को अपनी नई राजधानी बनाई, उस वक्त ये सड़क वजूद में आई थी और तब नाम पड़ा था राजपथ। ये जो 3 किलोमीटर 200 मीटर का रास्ता आप देख पा रहे हैं इंडिया तक का, तब ये रास्ता पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के बाद इसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। हमारी सहयोगी रश्मि भी हमारे साथ मौजूद है। रश्मि, क्या दिखा पाएंगे आप हमें? बिल्कुल अंकिता, बड़ी बात यह है कि अपने राष्ट्र, अपनी मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध करते हुए नया भारत चल पड़ा है इस कर्तव्य पथ पर, जिसकी शानदार तस्वीर देश का नंबर 1 न्यूज चैनल अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। न्यूज 18 इंडिया इस सेंट्रल विस्टा पर महा कवरेज आप तक दिखा रहा है हर ताजा तरीन तस्वीर, क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर 1 न्यूज चैनल होने के नाते हमारा भी कर्तव्य है कि हर खबर, हर तस्वीर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएं। देखिए, ये बदला हुआ कल का राजपथ आज कर्तव्य पथ बन चुका है और यहाँ पर पहले जो तस्वीरें बेहतर नजर आती थी आज बेहतरीन नजर आ रही है। हरियाली पहले से ज्यादा है, रोशनी पहले से ज्यादा है, भव्यता भी पहले से ज्यादा है। व्यापक तैयारियां की गई हैं। आपको हम बता दें कि कुल 13,500 करोड़ रुपए की लागत से बने सेंट्रल विस्टा के इस हिस्से को 19 महीनों की पाबंदियों के बाद खोला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब 19 महीने के बाद आम जनता कल दोपहर बाद से इस तरफ रुख करेगी। बिल्कुल रश्मि, और जो ये 19 महीनों का इंतजार था वो शायद आज दर्शकों के लिए और तमाम लोगों के लिए जो ये देखना चाहते थे वो खत्म हो जाएगा। और शायद देखिए, मौसम भी मेहरबान है और मौसम भी अब धीरे धीरे करके उन्होंने बौछारें करनी शुरू कर दी है। मौसम खुशनुमा हो गया है क्योंकि जश्न में शायद मौसम भी साथ देना चाहता है। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की सौगात आज अपने देश को देंगे और आपको बता दें न सिर्फ ये सौगात देंगे बल्कि ये जो कर्तव्य पथ आपके नजरों के सामने आप देख पा रहे हैं, जो कि अभी अब से कुछ घंटों पहले बाद ये कर्तव्य पथ कहलाएगा, अभी राजपथ कहलाता है, इसका भी उद्घाटन किया जाएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा का भी अनावरण होगा। और इस जश्न की जो तैयारी है, इसकी तैयारियों के मद्देनजर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है और चौतरफा अगर आप नजरें दौड़ा कर देखें तो देखिए किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और दूर तक आपको कुछ दिखाई देगा तो सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा। और अगर सन्नाटों के परे आप देखें तो पुलिस फोर्स, आरपीएफ के जवान दिखाई देंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस दिखाई देगी, जिससे कि परिंदा भी यहाँ पर ना मार पाए। क्या कुछ और तैयारियां हैं आपको वो भी हम दिखाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। फिलहाल ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से सुरक्षा की तैयारियां की गई हैं, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। और अगर बात कर ली जाए इतिहास की, तो इतिहास के जो सुनहरे पन्ने थे उसमें एक और सुनहरा चैप्टर एक तरीके से कहा जाए तो वो जुड़ जाएगा। जाहिर सी बात है कि आज जिस वक्त कार्यक्रम का आयोजन होगा, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चौकस रहेगी। और आपको बहुत अच्छे से याद है कि जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने पंच प्रण की बात की थी, उनमें सबसे बड़ा प्रण था कि जो गुलामी की मानसिकता वाली सोच है उससे आज़ादी पाई जाए। इस
आजादी के अमृतकाल में, अमृत महोत्सव में। राष्ट्रपति भवन के सामने हूँ। यहाँ से इंडिया गेट तक जाने वाला 3 किलोमीटर लंबा रास्ते की शुरुआत होती है, जिसे राजपथ कहा जाता है। ये नए भारत का राजपथ है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का कर्तव्य पथ है। ये है इंडिया की पावर लाइन, भारत की शक्ति का प्रतीक, जो अब नए लुक में हिंदुस्तान की आन बान और शान में 4 चांद लगाने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट तक पहुंचने वाले इस पथ की कहानी शुरू होती है 111 साल पहले, जब ब्रिटिश हुकूमत ने कोलकाता से अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। तब ये पथ अस्तित्व में आया और तब इसका नाम रखा गया था किंग्सवे, यानी कि आजादी के बाद का नेहरू काल का राजपथ। लेकिन 111 साल पुराना ये राजपथ अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। यानी कि आजादी के 75 साल पूरा होने के बाद अब गुलामी के दौर का निशान यहाँ से भी मिट जाएगा, और नए हिंदुस्तान की नई तकदीर लिखने के लिए अब ये सज धज कर तैयार है। यही सड़क नए संसद भवन को जाएगी, जो लोकतंत्र का मंदिर है। नए भारत का नया संसद कितना भव्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा कितना बड़ा है, इसकी ऑन द स्पॉट रिपोर्ट हम आपको देने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे की नजर से आप देख रहे हैं सेंट्रल विस्टा का फर्स्ट लुक। पहले में और अब में कितना फर्क है, ये आपकी नजरों के सामने है। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की ग्रेट लॉन्चिंग, और ये है नए भारत के भव्यता की नई कहानी। विजय चौक से इंडिया गेट तक का नजारा ऐसे बदल गया है। नई चमक, नई दमक, नई लाइटिंग, नया रंग, नई उमंग और नई तरंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन ठोस आकार ले रहा है। पथ के किनारों पर पहले लाल रेत हुआ करती थी, जिसे अब लाल ग्रेनाइट से सजा दिया गया है। कर्तव्य पथ के किनारे लोगों के टहलने के लिए 16.5 किलोमीटर लंबा पैदल पथ बनाया गया है। दिन में इसकी 2 बार सफाई होगी। सुरक्षा के लिए 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इंडिया गेट के इस इलाके में सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, पूरे देश से सैलानी आते हैं। बरसों से ये स्पॉट टूरिस्टों के लिए पिकनिक मनाने और घूमने की पसंदीदा जगह रही है। अब ये बिल्कुल नए अवतार में लोगों का इंतजार कर रहा है। भारत का कर्तव्य पथ रोशनी से जगमग रहे, इसके लिए लाइटिंग में इजाफा किया गया है। पूरे इलाके में 1000 से ज्यादा लाइट पोल लगाए गए हैं, जिसमें से 137 लाइट पोल सिर्फ राजपथ पर लगे हैं। करीब 19 महीने बाद ये इलाका एक बार फिर लोगों की चहल पहल और सैर सपाटे से गुलजार होगा। शॉपिंग, बोटिंग और पिकनिक का इंतजाम लोगों को नया अनुभव देने वाला साबित होगा। सेंट्रल विस्टा इलाके में मौजूद नहर यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। नहर 3230 मीटर लंबी और 24 मीटर चौड़ी है। नहर पर 16 पुल बनाए गए हैं। राजपथ के अगल बगल में इस तरह की हरी भरी मखमली घास पर बैठकर अब तक जाने कितनी ही पीढ़ियों ने जाड़े के दिनों में धूप का आनंद लिया है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के इस 3,61,000 स्क्वायर मीटर के ग्रीन बेल्ट के आसपास अगर हम नजर दौड़ाएं तो दूर तक लहलहाते हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं और नहर किनारे कई किस्म के फूलों के मुस्कुराते हुए पौधे दिखाई देते हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू हरा भरा रहे,
इको फ्रेंडली रहे, नए निर्माण से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसका भी खासा ख्याल रखा गया है। 487 पेड़ों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाने का प्लान है। साथ ही साथ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में अभी कुल 4008 पेड़ हैं, जिनमें से 3890 पेड़ पुराने हैं। इनमें से 47 पेड़ प्रोजेक्ट के अंदर हैं, 22 पेड़ प्रोजेक्ट के बाहर हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में कुल 191 पेड़ लगाए जाने हैं, जिसमें अभी तक 140 पेड़ लगाए जा चुके हैं। ये पूरा कायाकल्प 13,450 करोड़ रुपए की सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, जो गुलामी का प्रतीक रहे लुटियन जोन को नया स्वदेशी कलेवर देने जा रहा है। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली की कर्तव्य पथ की नई तस्वीर कैसे बदली, अब वो हम आपको दिखाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। आप समझेंगे कि जो आज कर्तव्य पथ है वो नए भारत की तस्वीर किस लिहाज से है। जो पैदल पथ है वो पहले कैसा था, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा नहर की हम बात करें पहले और अब नहर का किनारा, ये आप देख सकते हैं। तो ये पूरा 360 डिग्री चेंज आज होने जा रहा है। बेंच में किस तरीके से बदलाव किया गया है, ये पहली तस्वीर पहले की है और उसके बाद दूसरी तस्वीर है। लाइट पोल में कैसा बदलाव होगा ये हम देख सकते हैं। इसके अलावा मैन होल, तो यहाँ पर नए भारत की ये तस्वीर है और इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होने जा रहा है। साइन बोर्ड देखिए, तो काफी ज्यादा इसमें बदलाव किए गए हैं। अगर हम देखें ट्री एवेन्यू, तो इसमें भी बदलाव किया गया है और ये बदलाव कैसा होगा ये अब होगा, जिसका कुछ देर में उद्घाटन होने जा रहा है। कूड़ेदान, इसमें ये भी बदलाव किया गया है। पैदल पथ, यानी कि जो लोग वहां पर सफर करते हैं, जो यात्री होते हैं, जो राजपथ को देखने आते थे, उनके लिए किस तरह की सुविधाएं वहां पर होगी, इसका भी पूरा ख्याल यहाँ पर रखा गया है। ये नए भारत की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से क्या क्या बदलाव किए गए हैं और पीएम मोदी आज शाम को इसका उद्घाटन करने वाला है। बस इंतजार कुछ घंटों का और है और उसके बाद ये राजपथ जो हम आपको दिखा रहे थे कर्तव्य पथ कहलाने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे सेंट्रल विस्टा के एक हिस्से का उद्घाटन। शाम 7 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली का राजपथ अब हुआ कर्तव्य पथ। शाम 7:30 बजे पीएम मोदी करेंगे कर्तव्य पथ का उद्घाटन। न्यूज 18 इंडिया पर सबसे बड़ी कवरेज, कर्तव्य पथ से लाइव करने वाला अकेला न्यूज चैनल। मोदी का कर्तव्य पथ नंबर 1 चैनल पर नंबर 1 कवरेज। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक को पछाड़, अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो, जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो, जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो, जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। के किनारों को टूटने से बचाने के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए। हालांकि एक रोज पहले झील से एक नाला बनाकर पानी निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बाद भी झील का जलस्तर कम नहीं हुआ। जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। लेकिन अगर ये झील फट गई तो वहाँ के लोगों पर सैलाब की मार तो पड़ेगी, उनके सामने भूखों मरने की नौबत भी आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए आधे से ज्यादा अनाज की सप्लाई सिंध प्रांत से ही होती है। इधर फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को विरोध का सामना करना पड़ा। दोनों कलाकारों के वहां पहुंचने की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए, जिन्हें वहां से हटाने के लिए पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। महाकाल मंदिर के बाहर एक्टर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का विरोध कर रहे बजरंग दल के इन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जबरन वहां से हटाना शुरू कर दिया। इस दौरान जब पुलिस वालों को एक कार्यकर्ता काबू में आता नहीं दिखा तो उन्होंने उसकी पिटाई कर दी।
इस बीच जैसे ही वहां आलिया भट्ट और रणबीर कपूर फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी के साथ पहुंचे, उनकी गाड़ी को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। हालांकि किसी तरह पुलिस वालों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया। साथ ही आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह के घर पहुंचाया। बवाल रणबीर कपूर के 2011 में दिए एक बयान पर खड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने बीफ को अपनी पसंद बताया था। और इसी बात पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने हाथों में काले झंडे लेकर एक्टर रणबीर कपूर का विरोध किया। रणबीर कपूर के बीफ वाले बयान पर नाराजगी जताने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों एक्टरों को महाकाल के दर्शन करने से रोकने की कोशिश की। रणबीर कपूर कहता है कि बीफ खाना अच्छी चीज है, तो ऐसे गोभक्षक को बाबा महाकाल के मंदिर में नहीं घुसेगा बजरंग दल। बताया गया कि हंगामे को देखते हुए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने फैसला लिया कि वो महाकाल मंदिर नहीं जाएंगे और फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए महाकाल का आशीर्वाद लेने सिर्फ आयान मुखर्जी वहां पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। और जैसे ही हंगामा शांत हुआ, फिल्म ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर आयान मुखर्जी महाकाल मंदिर में अकेले दर्शन करने पहुंच गए। जैसा मुझे प्रशासन ने बताया कि बोले हमने आग्रह किया, वो नहीं गए प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए। इस हंगामे के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता से मारपीट का मुद्दा भी गर्म हुआ, जिस पर पुलिस ने सफाई दी। स्टाफ के साथ भी झूमाझटी करने लगा, तो उसी दौरान उसे शांत करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किए। साथ ही पुलिस वालों से धक्का मुक्की करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से सांसद नवनीत राणा एक थाने में पुलिस वालों से ही भिड़ गई। मामला यह है कि वहां 19 साल ही की एक हिंदू लड़की लापता है और उसके परिवार को गुमशुदगी के पीछे लव जिहाद का शक है। इसी बात की शिकायत करने गुस्से से तमतमाई नवनीत राणा अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंची और पुलिस स्टेशन में कदम रखते ही वो डीसीपी समेत बाकी पुलिस वालों पर बरस पड़ी। नवनीत राणा को भड़का हुआ देख पुलिस वाले भी घबरा गए। उन्होंने राणा को शांत करने के लिए समझा बुझाकर कुर्सी पर बैठाया। हमारी बेटी है, हमारे विचारधाराओं के साथ में अलग गई है, हमको सिर्फ लाके सामने करो। लेकिन इसके बाद तो पूरा मामला लापता लड़की से एक कॉल रिकॉर्डिंग पर ही घूम गया और नवनीत राणा ने पुलिस वालों को डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि लड़की की तलाश करवाने के लिए उन्होंने पुलिस को फोन किया था, मगर पुलिस ने अवैध तरीके से उनकी कॉल ही रिकॉर्ड कर ली, जबकि वो एक जनप्रतिनिधि हैं। तुमची हिम्मत कशी झाली माझा फोन रिकॉर्ड करण्याची? सीपीला इथे बोलवा, नहीं तो मी उठत नाही इथून आज। पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा पसरा था। आवाज सुनाई दे रही थी तो सिर्फ नवनीत राणा की। अपनी कॉल रिकॉर्डिंग पर आग बबूला राणा के सामने डीसीपी तक से कुछ बोलते नहीं बना। तुम्हाला काय वाटतं की आम्ही पागल आहे का, लोकप्रतिनिधी आहे? मगर फिर मामला इतना गर्म हो गया कि नवनीत राणा और डीसीपी दोनों अपनी कुर्सी से उठ गए और तीखी बहस करने लगे। लेकिन ये बात ही खत्म नहीं हुई और ना होती हुई दिख रही है, क्योंकि आरोप है कि अमरावती में लव जिहाद की वजह से किसी लड़की के लापता होने का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि वहां कई लड़कियां गायब हो चुकी हैं। इसलिए जब एक और लड़की लापता हुई तो नवनीत राणा ने खुद पीएसआई को कॉल की, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि पीएसआई ने उनका फोन ही रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। हमारी लड़कियों को बचाएगा कौन? उनके प्रश्न कौन उठाएगा? अगर हम जैसे लोग उठाते तो हमारे फोन रिकॉर्डिंग करते। हालांकि डीसीपी ने सफाई दी कि नवनीत राणा ने पीएसआई के पर्सनल मोबाइल नंबर पर फोन किया था और कॉल जानबूझकर रिकॉर्ड नहीं की गई। आजकाल प्रत्येक मोबाइल मध्ये ऑटो रेकॉर्डिंग ही कन्सेप्ट आहे, त्यानुसार तो झाला असेल। वहीं लड़की की गुमशुदगी पर एक्शन न लेने के आरोप को पुलिस ने झुटलाया और दावा किया कि वो तहकीकात में लगी है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि ये मामला लव जिहाद का है या नहीं। उधर जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों के बीच खूनी गैंग वॉर शुरू हो चुकी है। खबर है कि ऑपरेशन ऑल आउट की वजह से आतंकी संगठन हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा बल की सख्त नाकेबंदी और मुस्तैदी की वजह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से न तो उन्हें फंड मिल पा रहा है और न ही हथियार। ऐसे में अपने वर्चस्व को बनाए रखने की लड़ाई ने उन्हें एक दूसरे की जान का दुश्मन बना दिया, जिसकी गवाही पिछले दिनों जैश ए मोहम्मद के कमांडर के भाई की हत्या ने दी। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठनों के बीच इस गैंग वॉर की शुरुआत करीब 1 महीने पहले उस वक्त हुई जब सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजी गई हथियारों की एक बड़ी खेप को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने हथिया लिया था, जबकि पीओके में बैठे जैश ए मोहम्मद कमांडर आशिक नेगरू ने यह हथियार अपने गुर्गों के लिए भेजे थे। बताया गया कि हथियारों की इस लूट के बाद पीओके के नीलम घाटी इलाके में डेरा जमाए आतंकी आशिक नेगरू की वहां मौजूद हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडरों के साथ तीखी बहस भी हुई थी। उधर बिहार की राजधानी पटना पहाड़ों से लेकर मैदान तक भारी बारिश की वजह से नदियों में उफान है, जो अब लोगों के लिए भारी मुसीबत बन चुका है। कहीं सड़क पर पानी बह रहा है तो कहीं बाढ़ से तबाही मची है, कहीं बिजली गिरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई से हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई। इसके बाद वहां तेज बारिश हुई, वहीं जम्मू से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां
सड़क पर पत्थर आ जाने से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बिहार का नवादा हो या बगहा, ज्यादातर जिलों का हाल एक जैसा है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। एहतियातन प्रशासन ने लोगों से उफनती नदी के किनारों से दूर रहने की अपील की है। यही नहीं, राजस्थान के राजसमंद में तो एक स्कूल में ही पानी भर गया, जिसने बच्चों की परेशानी बढ़ा दी। शहीद हो गया। बताया गया कि पुलिस को वहां के एक इलाके में शराब बेचे जाने की खबर मिली थी, जबकि राज्य में शराबबंदी लागू है, जिसके बाद पुलिस की एक टीम छापेमारी करने वहां पहुंच गई। खबर है कि पुलिस वालों को गांव की एक सड़क के पास कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दिए, जिनसे पूछताछ करने के लिए पुलिस ने अपनी गाड़ी रोक दी। तभी वो लोग वहां से भागने लगे, जिसके बाद जवानों ने उनका पीछा किया, लेकिन बदमाशों ने पलटकर फायरिंग शुरू कर दी और बदमाशों की गोली लगते ही एक कांस्टेबल वहीं गिर गया, जबकि गाँव का ही एक आदमी फायरिंग में घायल हो गया। इस घटना के बाद पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए। जिसने भी ऐसी घटना की है उसको हम लोग बहुत जल्द ही कानून के शिकंजे में लेके आएंगे। बताया गया कि फायरिंग करने वाले बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने एक टीम गठित कर दी है। महाराष्ट्र के सोलापुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला सैलून मालिक की पिटाई करती नजर आई। बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो महिला सैलून मालिक पर चप्पल बरसाती दिखाई दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें महिला दो लोगों से बहस करती नजर आई। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि वो सामने खड़े एक आदमी पर दनादन चप्पल चलाने लगी। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन महिला लगातार सैलून मालिक से बहस करती रही और उस पर चप्पल बरसाती रही। आरोप है कि कुछ दिन पहले महिला ने बालों में कलर कराया था, लेकिन बाल जड़ से काले नहीं होने पर वो भड़क गई और उसने तोड़फोड़ शुरू कर दी। वो आके तोड़फोड़ करके गई है सैलून के अंदर आके। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। उधर सोनाली फोगाट मर्डर केस में गिरफ्त में आए सुधीर सांगवान पर आरोप लगा कि उसने सोनाली की सारी गाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। आरोप है कि सुधीर सांगवान ने सोनाली की कुछ गाड़ियां अपने नाम करवा ली थी और कुछ बेच दी थी, और सोनाली के नाम पर एक भी गाड़ी नहीं थी। यानी जिस सोनाली फोगाट को करोड़ों की मालकिन समझा जाता था और जिन महंगी महंगी गाड़ियों में वो घूमती थी, उनमें कुछ भी उनके पास नहीं था। सोनाली का परिवार पहले ही आरोप लगा चुका है कि सुधीर सांगवान किसी दीमक की तरह सोनाली के पैसे को खत्म कर रहा था। यही नहीं, ये तक आ गया कि उसने सोनाली को कंगाल कर दिया था और अब गाड़ियों वाला एक नया एंगल आ गया है। वो गाड़ियां हैं, वो 3 थी, वो अपने नाम करवा रखी हैं और 1-2 कोई बेच भी दी, इसका पता चला है। खबर है कि सोनाली के पास 4 गाड़ियां थी, लेकिन उनकी मौत के बाद किसी गाड़ी का कुछ अता पता नहीं है। इन गाड़ियों में सोनाली की मर्सिडीज कार भी शामिल है। पता चला है कि उन्हें ये गाड़ी गिफ्ट में मिली थी और सोनाली को गिफ्ट में मर्सिडीज कार देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद सुधीर सांगवान था। पता चला कि सुधीर ने सोनाली को इंप्रेस करने के लिए गाड़ी उन्हें तोहफे में दी थी, लेकिन हैरानी की बात यह कि गाड़ी सोनाली के नहीं बल्कि सुधीर के नाम पर थी, जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए उसने दिल्ली के जैतपुर का पता दिया था। लेकिन जब न्यूज़ 18 की टीम उस पते पर पहुंची तो पता चला कि कागज पर लिखा पता हकीकत में है ही नहीं। में जिस एड्रेस को आरसी में चढ़ाया गया था वो एड्रेस दिल्ली के जैतपुर इलाके का था, यानी वो एड्रेस हमें नहीं मिला, सिर्फ गली जो है वो 7 नंबर की गली दिखाई दी। सुधीर पर आरोप है कि उसने फर्जी पते पर रजिस्ट्रेशन करवाया था और जब गाड़ी की किस्तें नहीं भर पाया तो उसने मर्सिडीज बेच दी। पालतू कुत्तों के हमलों की एक और घटना दिल्ली के पास नोएडा से सामने आई। एक हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट में एक कुत्ते ने दवाइयों की डिलीवरी करने आए एक युवक पर हमला कर दिया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कुत्ते के मालिक की तलाश शुरू कर दी। हालांकि ये वीडियो 1 महीने से ज्यादा पुराना है और बताया जा रहा है कि उस वक्त इस घटना की पुलिस को खबर तक नहीं दी गई थी। घटना की सीसीटीवी फुटेज में डिलीवरी बॉय कुत्ते से काफी दूर एक कोने में खड़ा दिखा। लिफ्ट में एक तरफ वो लड़का था और दूसरी तरफ पालतू कुत्ते को पकड़े उसका मालिक था, लेकिन जैसे ही जिस वक्त पीएम सेंट्रल विस्टा के पहले प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे उस वक्त सुरक्षा व्यवस्था चौकस रहेगी। इंडिया गेट के पूरे सर्कल को आम लोगों के लिए बंद रखा जाएगा। वीवीआईपी सुरक्षा के चलते नई दिल्ली की कई सड़कें शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक बंद रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन को लेकर भी इंतजाम किए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट को शाम 4 बजे बंद कर दिया जाएगा। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18। शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी, लेकिन नोएडा के सेक्टर 75 की घटना इससे अलग है। पुलिस को अब तक न कोई शिकायत मिली है और न ही पीड़ित की पहचान हो पाई है, लेकिन वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस तथ्य में छानबीन की जा रही है और इनकी पहचान करके इनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले पिटबुल कुत्तों के हमलों की भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं।
एक के बाद एक पालतू कुत्तों के हमलों की घटनाएं अब लोगों को डराने लगी हैं। इसीलिए पालतू जानवरों पर सख्त कानून बनाने की मांग उठने लगी है। इस बीच बेंगलुरु में हो रही तबाही का एक हैरान करने वाला वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। ये वीडियो बेंगलोर के एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी का बताया जा रहा है जहां देश के कई मशहूर उद्योगपतियों के घर हैं। लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है कि तबाही ने बेंगलोर में अमीर या गरीब में फर्क पूरी तरह खत्म कर दिया। एप्सिलॉन नाम की जिस सोसाइटी का ये वीडियो है, वहां एक घर की कीमत 10 करोड़ से 25 करोड़ के बीच बताई जा रही है। यहाँ तक कि इन घरों में किराए पर रहने के लिए भी हर महीने लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। घरों के बाहर खड़ी कुछ लग्जरी गाड़ियां तो कई फीट तक पानी में डूबी दिखी। कई विदेशी गाड़ियां भी पानी में डूबी दिखाई दी, जिनकी कीमत करोड़ों में है। विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेमजी, ब्रिटानिया के सीईओ वरुण बेरी, बायजूस के सीईओ बायजू रविंद्रन और बिग बास्केट के फाउंडर अभिनय चौधरी समेत कई बड़ी हस्तियों का घर इसी एप्सिलॉन में है। लेकिन हालत यह है कि बेंगलोर की सबसे अमीर सोसाइटी में भी लोगों के सामने घर छोड़ने की नौबत आ गई। हाउसिंग सोसाइटी के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनमें भी कुछ लोग परिवार के साथ घर छोड़कर ट्रैक्टर में जाते दिखे। उधर बेंगलुरु की कई आईटी कंपनियों का दावा है कि भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भरने की वजह से उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। बताया गया कि 30 अगस्त को इन कंपनियों के ज्यादातर कर्मचारी रास्ते में 5 घंटों तक फंसे रहे थे, जिससे उन्हें बड़ी चपत लगी। जिसके बाद बेंगलुरु की इन आईटी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम का ऐलान कर दिया, क्योंकि राज्य में बारिश से सबसे ज्यादा बुरा हाल राजधानी बेंगलुरु का है, जहां इतनी बारिश हुई कि स्कूलों को भी बंद करना पड़ा। शहर के कई इलाकों में हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना मुमकिन ही नहीं रहा। सड़कें पानी में डूब गई। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो इमारतें किसी नदी के किनारे बनी हो। कई गाड़ियां बीच रास्ते में ही खराब हो गई। इन हालात में कई लोग रास्ते में फंसे रह गए। यही नहीं, कई इलाकों में लोगों की कमर तक पानी भरा नजर आया। एंजाइटी प्रोवोकिंग। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी ये संकट टला नहीं है। अगले 2 दिन तक शहर में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आईटी कंपनियों के हब कहे जाने वाले बेंगलुरु पर बाढ़ की सबसे बड़ी मार पड़ी है, जिस वजह से वहां मौजूद कई आईटी कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इन कंपनियों ने दावा किया कि 30 अगस्त को उनके कर्मचारी 5 घंटे तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहे और वक्त पर ऑफिस नहीं पहुंच सके। और इसके लिए उन कंपनियों ने शहर के खराब बुनियादी ढांचे को कसूरवार ठहराया। बेंगलुरु की आईटी कंपनियों का दावा है कि उनसे सरकार को सालाना करीब 17,600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता है, जो कि कर्नाटक के रेवेन्यू का करीब 32% है। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण बेंगलुरु की इन आईटी कंपनियों को 225 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा तब है जब दूसरे राज्यों के लोगों से कर्नाटक के लोगों की औसत आय ज्यादा होने की एक बड़ी वजह आईटी कंपनियां हैं। इस बीच भयंकर बाढ़ की मार झेल रहे पाकिस्तान पर एक बार फिर डूबने का खतरा मंडराने लगा है। खबर है कि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां की सबसे बड़ी मंचार झील में इतना पानी भर गया है कि वो कभी भी फट सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में एक बार फिर ऐसी तबाही मचेगी जिससे इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे सेंट्रल विस्टा के एक हिस्से का उद्घाटन। शाम 7 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली का राजपथ अब हुआ कर्तव्य पथ। शाम 7:30 बजे पीएम मोदी करेंगे कर्तव्य पथ का उद्घाटन। न्यूज 18 इंडिया पर सबसे बड़ी कवरेज कर्तव्य पथ से लाइव करने वाला अकेला न्यूज चैनल मोदी का कर्तव्य पथ। नंबर 1 चैनल पर नंबर 1 कवरेज। सहकारिता सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। सभी राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के साथ राष्ट्रीय सहकारिता नीति पर संवाद। हर गांव में, हर पंचायत में लगभग एक पैक्स और डेयरी की उपलब्धता हो जाए, इस प्रकार से हम करेंगे। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक को पछाड़, अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुस्तफा कमाल ने किया आतंकी याकूब के कब्र को मजार बनाने का समर्थन। कहा कश्मीर में भी बड़ी संख्या में आतंकवादियों को हीरो मानते हैं लोग। मिलिटेंट्स जो यहाँ भी सरगर्म थे, बहुत से लोग, अच्छी खासी आबादी लोगों की, उनको अपने हीरो मानते हैं। पीएफ
एसएफआई मामले की जांच के लिए बिहार पहुंची एनआईए की टीम। पटना के साथ ही मुजफ्फरपुर और छपरा समेत 6 शहरों में छापेमारी। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद कार्रवाई। राजनीतिक दलों के चंदे के नाम पर टैक्स चोरी मामले में आज भी आयकर विभाग की कार्रवाई। दिल्ली, मुंबई और यूपी में कई जगहों पर छापेमारी। कल भी देश भर में 173 ठिकानों पर हुई थी रेड। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। मुंबई, ठाणे, पालघर समेत कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुए मैच के समय जमकर हंगामा। पिच पर भिड़े बल्लेबाज और गेंदबाज। स्टेडियम में दर्शकों ने भी मचाया उत्पात। शुएब अख्तर का अफगानिस्तान पर हमला। आपको लाड भी करते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं, उसके बाद ये बदतमीजी। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। एनआईए फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में बिहार के 6 शहरों के 30 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल के पर्दाफाश के बाद इसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई का कनेक्शन भी सामने आया था और उसी सिलसिले में एनआईए पटना, दरभंगा समेत कई शहरों में छापेमारी कर रही है। राजनीतिक दलों के चंदे के नाम पर टैक्स चोरी मामले में आज भी आयकर विभाग ने कार्रवाई की। दिल्ली, मुंबई और यूपी में कई जगहों पर छापेमारी जारी है। मुंबई में एक साथ 8 जगहों पर आयकर विभाग कार्रवाई कर रही है। आयकर विभाग के रडार पर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। आपको बता दें कि आयकर विभाग की टीम कल भी देश भर में 173 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। राजस्थान के मंत्री राजेंद्र यादव के घर दूसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। उत्तराखंड की किच्छा में राजेंद्र यादव के बेटे की मौजूदगी में कार्रवाई हो रही है। वहीं उनके भाई के घर पर इनकम टैक्स की टीम ने तलाशी भी ली। आपको बता दें कि कल राजस्थान में 50 से ज्यादा जगहों पर मिड डे मील के गोदामों पर भी छापेमारी हुई थी। छत्तीसगढ़ में भी आज आयकर विभाग ने माइनिंग अधिकारियों के घर पर छापेमारी की है। जगदलपुर में माइनिंग विभाग के डिप्टी डायरेक्टर एसएस नाग के आवास पर रेड की गई, तो वहीं अंबिकापुर में खनिज अधिकारी बजरंग पैकरा के घर पर भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच भारी संख्या में सीआरपीएफ के जवान भी तैनात नजर आए। जम्मू कश्मीर में आय से अधिक मामले में कारोबारियों पर आयकर विभाग का शिकंजा कसता ही जा रहा है। आज बारामूला जिले में 2 अलग-अलग ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। बताया गया कि 2 बड़े कारोबारियों के ठिकाने पर इनकम टैक्स की टीम ने ये छापेमारी की है। हालांकि इस छापेमारी में क्या बरामद हुआ है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है। आज पीएम मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे, लेकिन इससे पहले पीएम कर्तव्य पथ का भी उद्घाटन करेंगे। शाम 7 बजे पीएम मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर लंबे एरिया को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के उद्घाटन को लेकर दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद है। कई जगह पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। इंडिया गेट के पूरे सर्कल को आम लोगों के लिए बंद रखा जाएगा। वीवीआईपी सुरक्षा के चलते नई दिल्ली की कई सड़कें शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक बंद रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर भी इंतजाम किए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट को शाम 4 बजे बंद किया जाएगा। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची, जहां कलाकारों ने उनके सामने राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य पेश किया। दरअसल इससे पहले अजमेर शरीफ में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना पहुंची थी, जहां उन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह में जियारत भी की। बिहार के गया में 17 साल की लड़की की हत्या के बाद बवाल हो रहा है। खफा लोगों ने शहर में आक्रोश मार्च निकाला और राज्य सरकार से आरोपियों को जल्द पकड़ने और सख्त सजा दिलाने की मांग की। इस बीच बाजार को भी बंद किया गया। आपको बता दें कि 3 सितंबर को बदमाशों ने छात्रा की हत्या कर खेत में फेंक दिया था। यूपी के कौशाम्बी में बच्चा चोरी के शक में गांव वालों ने एक साधु को बेरहमी से पीटा। रास्ता भटकने के बाद साधु ने गाड़ी खड़ी करके सड़क किनारे खेल रहे बच्चों को पास बुलाया, जिसकी वजह से साधु को गांव वालों ने बच्चा चोर समझकर पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। हालांकि पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई भी शुरू कर दी है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बच्चा चोरी की अफवाह के बाद भीड़ हुई हिंसक। कुछ लोगों ने 2 आदमी को बच्चा चोर समझकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों आदमियों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
यूपी के मथुरा में एक आदमी को कई लोगों ने मिलकर लाठी से जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद पुलिस ने 1 दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं पीड़ित पक्ष का आरोप है कि अपशब्द बोलने वाले बदसलूकी करने का विरोध करने पर महिला की पिटाई की गई। यूपी के मैनपुरी में पड़ोसियों के बीच मामूली बात को लेकर झड़प हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई। इस जानलेवा मारपीट में घायल हुए लोगों को आनंद फानन में गांव वालों के अस्पताल वहां पर भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मारपीट में शामिल लोग एक दूसरे के पड़ोसी बताए जा रहे हैं। बिहार के अररिया से एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। दावा है कि वीडियो में महिला की पिटाई करने वाला बुजुर्ग उसका ससुर है, जबकि बुजुर्ग का साथ दे रही महिला उसकी सास है। इसके अलावा वीडियो में एक बच्ची भी है जो अपनी मां की पिटाई देखकर जोर जोर से रोती नजर आई। फिलहाल पुलिस ने अभी तक इस वीडियो को संज्ञान में लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है। बिहार के रोहतास में शराब के नशे में धुत एक लड़के ने अपनी महंगी मोटरसाइकिल में आग लगा दी। बताया गया कि लड़के का पड़ोसी से जमीन का कोई विवाद चल रहा था और इसी विवाद में फंसाने के मकसद से उसने ऐसा किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। वीडियो में आरोपी गाली गलौज करता भी नजर आ रहा है। यूपी के आगरा में फर्नीचर के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से गोदाम में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की घटना थाना एतमादपुर इलाके की है। शॉर्ट सर्किट की वजह से गोदाम में आग लगने की आशंका भी जाहिर की गई है। राजस्थान के राजसमंद में भारी बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं, जिसकी वजह से नन्हे नन्हे बच्चे पानी के बीच से गुजरते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने के लिए मजबूर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 10 सालों से शिकायत करने के बाद भी आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और हर साल बारिश के बाद ऐसे हालात बनते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में जोरदार बारिश से हालात बद से बदतर हो गए हैं। यहाँ सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। इतना ही नहीं, सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूब गई हैं। सिर्फ 1 घंटे की बारिश के बाद इलाके में पानी भरने की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। बिहार के बगहा में मसान नदी में जलस्तर बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं गांव को बाढ़ से बचाने के लिए सरकार की तरफ से कराए गए फ्लड फाइटिंग निर्माण को नदी के तेज बहाव ने एक बार फिर से ध्वस्त कर दिया है, जिसकी वजह से मसान नदी के किनारे बसे गांवों पर बाढ़ और कटाव का खतरा मंडराने लगा है। एशिया कप में कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुए मुकाबले में एक जंग मैदान के अंदर हुई तो दूसरा युद्ध स्टेडियम के अंदर हो गया। पाकिस्तान से रोमांचक हार के बाद अफगानिस्तान फैंस इस कदर भड़के कि स्टेडियम के अंदर भी बवाल शुरू कर दिया। अफगानी और पाकिस्तानी फैंस एक दूसरे पर स्टेडियम की कुर्सियां उखाड़कर फेंकने लगे। पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने इसका वीडियो शेयर किया। गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। और देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर ये महा कवरेज लगातार जारी है। और आपको बता दें, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का आज उद्घाटन होगा। साथ साथ आज राजपथ कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। गुलामी के दौर की कुछ जो निशानियां हैं वो भी मिट जाएंगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूं विजय चौक पर। ये देखिए, ये 3 किलोमीटर 200 मीटर लंबा रास्ता जो आप देख पा रहे हैं, आज इसकी पहचान, इसका नाम सब बदल जाएगा। आज ये उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्तव्य पथ कहलाएगा। आपको बता दें कि इतिहास न सिर्फ बदलेगा, साथ साथ आज का दिन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि देश की आन बान शान और पहचान को लेकर अब एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी। इतिहास के पन्नों में अब कई ऐसे गुलामी के दौर की वो निशानियां हैं जो मिट जाएंगी। राजनीतिक व्यवस्था के लिहाज से बहुत अहम है और साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी एक नई पहचान मिलेगी। लेकिन आपको जो तरीका जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऐसी ही तस्वीरें मेरी सहयोगी ऋतिका भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी जानेंगे। उसके बाद 5 तस्वीरों के जरिए आपको बताएंगे राजपथ की पूरी कहानी।
बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। न्यू इंडिया की न्यू तस्वीर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सपने को साकार करने जा रहे हैं जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद देखा था और उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया था। जी हां, 2019 में इस प्रस्ताव को रखा गया था, सेंट्रल विस्टा प्रस्ताव, और उसके बाद 2019 में जिस तेजी के साथ इस पूरे निर्माण कार्य को आगे बढ़ता हुआ देखा हमने, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर यहां पर पूरे कंस्ट्रक्शन वर्क का जायजा लेते हुए नजर आए। लेकिन तस्वीरें जरा आप देख लीजिए, यही वो पथ है, 3 किलोमीटर लंबा ये रास्ता जो कि 19 महीने बाद एक बार फिर से खुलने जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और उसके बाद बच्चों का एक कार्यक्रम है, उनका संबोधन होना है और उसी संबोधन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरे देश को इस सेंट्रल विस्टा के एक खंड के उद्घाटन के साथ ही बड़ी तस्वीर पेश करते हुए नजर आएंगे। बताएंगे कि आज न्यू इंडिया जिस तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है, उस सपने को बहुत तेजी से साकार करने के लिए ये जगह, ये रास्ता कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन 5 तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से अब इतिहास जो है भारत का वो बदलता हुआ दिखाई देगा। कुछ ही घंटों बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। आखिरी दौर के अब टचअप बाकी है। अंकिता का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, जो कि और तस्वीरें आपको दिखाएंगी, भव्य तस्वीरें आपको दिखाएंगी। अंकिता। बिल्कुल, भव्य तस्वीरों के साथ साथ ऋतिका ये जानना भी बेहद अहम है कि आज के राजपथ का नाम कर्तव्य पथ आखिर क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि 111 साल पहले ये जो पथ हम आपको दिखा रहे हैं उसे किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। वो दौर गुलामी का था और इसी गुलामी की परछाइयों से पीछा छुड़ाने का प्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। ये राजपथ 1955 में राजपथ कहलाया, उसके पहले किंग्सवे कहलाता था, लेकिन अब इसे कर्तव्य पथ का नाम दिया जा रहा है। इसका इतिहास क्या कुछ है, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर लंबे एरिया को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। इसी सेंट्रल विस्टा में संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए नए घर और दफ्तर का भी यहां पर निर्माण किया जाएगा। भारत सरकार के कामकाज के लिए नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और नए मंत्रालय भवन बनाए जा रहे हैं। वहीं मौजूदा नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम बनाया जाना है। साफ है, सेंट्रल विस्टा का ये प्रोजेक्ट पूरा होते ही ये नए हिंदुस्तान की किस्मत बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जो वजूद में आया था अब से 111 साल पहले। साल 1911, दिल्ली दरबार। ये साल 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार की तस्वीरें हैं। इसी दिल्ली दरबार में आज के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की पहली नींव पड़ी थी। ये वो दौर था जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। तब किंग जॉर्ज पंचम और ब्रिटेन की महारानी मेरी भारत दौरे पर आए थे। जब वो दिल्ली आए तो उस समय मौजूदा किंग्सवे कैंप के पास दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तब तक ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कलकत्ता थी। ये दौर था जब बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद हो रहे थे। बढ़ते विरोध के बीच दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का ऐलान किया। दिल्ली दरबार में दिल्ली को राजधानी बनाने के ऐलान के बाद सन 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाने का काम शुरू हुआ और इसकी जिम्मेदारी ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर को सौंपी गई। दिल्ली आने के बाद एडविन लुटियंस ने अपना एक कैंप ऑफिस बनाया। अपने इसी ऑफिस से राजधानी का नक्शा बनाया, राजपथ का खाका खींचा और उन्हीं के डिजाइन्स पर इमारतों को बनाने का काम शुरू हुआ। दरअसल साल 1911 में जब अंग्रेजों ने कोलकाता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला किया तो वो एक ऐसी इमारत बनाना चाहते थे जो कई सालों तक एक मिसाल बनी रहे। रायसीना हिल्स पर वायसराय के लिए एक शानदार इमारत बनाने का फैसला किया गया। एडविन लुटियंस ने इसका नक्शा बनाकर हर्बर्ट ब्रेकर को भेजा और उसके बाद यही शानदार इमारत आज राष्ट्रपति भवन के नाम से जानी जाती है। उस समय के वायसराय हाउस को बनाने के लिए साल 1911 से 1916 के बीच रायसीना और माल्टा गांव के 300 लोगों की करीब 4000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया।